औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर 17 के अंदर हम इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इम्यूनिटी को हम डिफ़ाइन करेंगे। इम्यूनिटी बेसिकली क्या है? इम्यूनिटी एक कैपेसिटी है बॉडी की कि वो फ़ॉरेन मटेरियल्स को पहचान ले, रिकॉग्नाइज़ कर ले, और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आने वाले जो फ़ॉरेन मटेरियल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाता है, तो उनको रिमूव करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स और सेल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, ताकि वो ज़्यादा स्पीड के साथ और अफेक्टिविटी के साथ उनको हमारी बॉडी से रिमूव कर दें। तो बेसिकली बॉडी की जो एबिलिटी है फ़ॉरेन पार्टिकल्स को पहचानना और फिर बाद में उसको मुख्तलिफ़ सेल्स और सेल प्रोडक्ट्स की मदद से उसको रिमूव करना, इसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के डिफेंस सिस्टम जो है वो मौजूद हैं। एक नॉन स्पेसिफिक सिस्टम है और एक स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा कि हमारी बॉडी के अंदर तीन तरह की चीज़ें काम कर रही हैं जो हमारे डिफेंस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के नाम से भी हम पढ़ते होते हैं। जो सबसे पहली चीज़ हमारी बॉडी के डिफेंस के लिए खड़ी हुई है, फर्स्ट लाइन डिफेंस जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी स्किन है, वो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। इन एपिथेलियल टिश्यूज़ ने हमारी बॉडी को बाहर से कवर किया हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की सेक्रीशंस होती हैं ताकि बाहर से जो माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह, वो हमारे स्किन के अंदर जो है वो दाखिल ना हो। सेकंड जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो इंटरनल है। इंटरनल से मुराद ये है कि हमारे अंदर कुछ केमिकल सिग्नल्स जो होते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, एंटी माइक्रोबियल सेल्स हैं, वो काम कर रहे हैं कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया दाखिल हो जाता है, जैसे भी करके, तो वो जो सेल्स हैं वो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, फैगोसाइटोज करने के लिए फ़ौरन पहुंच जाते हैं वहाँ पर। लेकिन अगर इन दोनों लाइन ऑफ डिफेंस से भी कोई बैक्टीरिया वगैरह या कोई वायरस बच जाता है, तो फिर हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आ जाती है, और उस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबॉडीज़ को जो है वो यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो हमने पहले सीखा कि दो तरह का हमारा डिफेंस सिस्टम है। एक है नॉन स्पेसिफिक सिस्टम। अब ये जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है, इसके अंदर सबसे जो पहली चीज़ आ जाती है वो है जी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। अगेन स्किन जो बैरियर के तौर पर काम करती है और बैक्टीरिया और वायरसेस एज सच इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते। इसके अलावा अगर हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो हमारे जो डाइजेस्टिव कैनाल है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, उनके बाहर भी म्यूकस वगैरह मौजूद होती है। वो भी जर्म्स के लिए एक बैरियर के तौर पर जो है वो काम करते हैं। अब हमारी स्किन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स मौजूद हैं जो ऑयल और स्वेट वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, और वो ग्लैंड्स जो है वो हमारी स्किन की जो पीएच है वो 3 से 5 के अंदर मेंटेन रखते हैं, जो कि एसिडिक पीएच है। और एसिडिक पीएच की वजह से मोस्ट ऑफ द जो माइक्रोब्स हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक नहीं कर पाते। उसके अलावा हमारा जो सलाइवा है, जो टीयर्स होते हैं, और उसके अलावा जो म्यूकस सिक्रीशंस हैं, वो हमारी जो बाहर की जो सर्फेसिस हैं उनको साफ़ करते रहते हैं, और इस तरीके से बैक्टीरिया और वायरसेस वहाँ से जो है वो धुलते रहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा जो सलाइवा है और जो म्यूकस सिक्रीशंस हैं, इनके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होती हैं, मतलब लाइजोजाइम्स। इन लाइजोजाइम्स का काम क्या है कि ये बैक्टीरिया की वाल्स के ऊपर अटैक करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक्चुअल में लाइजोजाइम्स एक ख़ास किस्म के एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। म्यूकस के हवाले से यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि ये थिक फ्लूइड होता है, और कोई भी पार्टिकल वगैरह होता है वो इसके अंदर ही अटक जाता है, ट्रैप हो जाता है, तो वो फर्दर आगे मूव नहीं कर पाता। और लास्ट लाइन जो यहाँ पर नहीं शो हो रही, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब एसिडिक मीडियम होता है। वो जो एसिडिक मीडियम है वो भी हमारी फूड के अंदर शामिल जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल कर देते हैं। तो इस पे कोई भी किसी किस्म की ख़ास चीज़ के ऊपर अटैक नहीं किया जा रहा, बल्कि ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है। तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन एक्चुअल में नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, जिसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी अभी बोल रहे थे। अब उसके बाद जो फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स हैं और नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये भी एक्चुअल के अंदर नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, और इसको हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कह सकते हैं। अब इंटरनल मैकेनिज्म क्या है जी? इसमें फैगोसाइटोसिस होती है, मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है, तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये पहुंच जाएंगे और उसकी जो है वो फैगोसाइटोसिस कर देते हैं। अब कौन से वाइट ब्लड सेल्स जो हैं जो कि इंटरनल नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के अंदर इन्वॉल्व हैं? पहला जो है वो न्यूट्रोफिल्स है। अब न्यूट्रोफिल्स एक्चुअल में फैगोसाइटिक सेल्स हैं, और ये टोटल वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उसका 60 से 70% ये न्यूट्रोफिल्स बना रहे होते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? ये ब्लड को लीव करते हैं
और जहाँ पर भी जो इन्फेक्टेड टिश्यू होता है उसके अंदर एंटर हो जाते हैं अमीबॉइड मूवमेंट के ज़रिए, और वहाँ पर जाकर माइक्रोब्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ये माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं तो इस प्रोसेस में इनकी अपनी भी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रोफिल्स हैं इनकी एवरेज जो लाइफ है वो तकरीबन कुछ ही दिन होती है, क्योंकि जैसे ये बनते हैं तो ये अपने काम पर लग जाते हैं, और जब इन अपना ये काम परफॉर्म करते हैं तो उस दौरान इनकी भी डेथ हो जाती है। तो मतलब बॉडी को ये न्यूट्रोफिल्स जो है वो बनाते रहना चाहिए, या बनाती रहती है बॉडी हमारी। न्यूट्रोफिल्स के बाद जो दूसरे इसमें आ जाते हैं वो है जी मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स तकरीबन 5% होते हैं हमारे टोटल वाइट ब्लड सेल के अंदर, और ये भी फैगोसाइटिक डिफेंस के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब मोनोसाइट जो है वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं, जैसे ही मेच्योर होते हैं तो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं, और ये टिश्यूज़ के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं। तो जैसे ही ये टिश्यू के अंदर एंटर होते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजिस के अंदर। अब मैक्रोफेजिस का नाम ही है कि बिग ईटर्स, कि मतलब बड़े साइज़ के होते हैं, और ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। मैक्रोफेजिस जो है वो लार्जेस्ट लॉन्ग लिविंग फैगोसाइटिक सेल्स है, मतलब साइज़ भी बड़ा है और ये ज़्यादा देर तक रहते हैं, मतलब अपना फंक्शन ये ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे ही किसी सेल में दाखिल होते हैं तो इनको वहाँ पर कोई माइक्रोब दिखाई देता है, तो वो अपने अमीबॉइड सेल की मतलब सूडोपोडिया जैसी एक्सटेंशंस उसकी तरफ भेजते हैं, और उसको पकड़कर अपने सेल के अंदर ले जाते हैं, और वहाँ पर उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसकी किलिंग कर देते हैं। अब कुछ जो मैक्रोफेजेस हैं वो ऑर्गन्स के अंदर और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर परमानेंटली रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो मैक्रोफेजेस हमारे लंग्स के अंदर हैं उनको हम एल्वियोलर मैक्रोफेजेस कहते हैं। वो मैक्रोफेजेस जो हमारे लीवर के अंदर है उन्हें हम कफ़र्स सेल्स कहते हैं। ये फिक्स्ड मैक्रोफेजेस हैं, मतलब अपनी जगह के ऊपर ये फिक्स रहते हैं, अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। उसके अलावा दूसरे भी मैक्रोफेजेस होते हैं कि जैसे ही ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शस एजेंट जो है वो आता है, या हमारे लिम्फ के अंदर कोई ऐसा कोई केमिकल कोई बैक्टीरिया वगैरह आता है, तो ये फ़ौरन से उसकी तरफ जो है वो आ जाते हैं और उसकी वहाँ पर फैगोसाइटोसिस कर देते हैं। हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं और जो स्प्लीन वगैरह है, वहाँ पर भी ये मैक्रोफेजेस जो है वो मौजूद हैं, और उनका काम भी यही है कि जैसे ही लिम्फ जो है उन लिम्फ नोड्स में से गुजरता है तो उसमें से जो भी बैक्टीरिया वगैरह होगा उसकी फैगोसाइटोसिस ये करवा देते हैं, ये कर देते हैं। थर्ड जो है वो है जी ईओसिनोफिल्स। ये तकरीबन हमारे वाइट ब्लड सेल का 1.5% बना रहे होते हैं। इसकी लिमिटेड फैगोसाइटिक एक्टिविटी है, लेकिन इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ख़ास किस्म के ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनमें डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स होते हैं, और ये लार्ज पैरासिटिक इन्वेडर्स हैं। ठीक है, मतलब कि जो लार्ज पैरासिटिक जो इन्वेडर्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई वर्म आ जाता है, जिसको हम कहते हैं पेट के अंदर जो कीड़े हैं, तो ये अपनी पूरी कोशिश करेगा कि उस वर्म को जो है वो क्या कर सके, किल कर सके अपने एंजाइम्स की मदद से। तो ये जो सेल्स हैं ये एक्चुअल में दूसरा पॉइंट हो गया जो कि हमारे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है, जिसको हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा था। अभी हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के हवाले से जो है ना वो बात कर रहे हैं, और नॉन स्पेसिफिक जो हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम है उसके उससे रिलेटेड हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं। हमारी बॉडी के अंदर कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो कि पैथोजेंस के ऊपर अटैक करती हैं, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करती हैं। दो तरह की हैं, एक को कहते हैं कंप्लीमेंट प्रोटीन और दूसरी है इंटरफेरोन्स। कंप्लीमेंट जो है एक्चुअल में 20 प्रोटीन का एक ग्रुप है जो कि इकट्ठा काम करता है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर, और इसका काम यही है कि माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करना, उनकी लाइसिस करवा कर, उनकी ब्रेक डाउन करवा कर। कुछ जो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो हमारे स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम के अंदर भी रोल प्ले करते हैं, लेकिन इतनी डिटेल के साथ यहाँ पर हमें बात नहीं बताएगी। सेकंड जो एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन है वो इंटरफेरोन्स है। अब बेसिकली ऐसे सेल्स जिनके ऊपर वायरस ने अटैक किया होता है उनसे ये ख़ास किस्म की जो है वो प्रोटीन्स निकल रही होती हैं, उनको हम कहते हैं इंटरफेरोन्स। और ये जो इंटरफेरोन्स हैं ये मुख्तलिफ मतलब कि दूसरे सेल्स को फिर वायरस के अटैक से बचाने में अपना पूरी कोशिश कर रही होती है। हमने रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी मतलब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कुछ इंटरफेरोन्स खुद भी तैयार किए हैं, जिनको हम मुख्तलिफ वायरसेस के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं, लाइक हाइपेटाइटिस के अंदर, कोई कैंसर वगैरह है, कोल्ड्स और फ्लू वगैरह, इसको ट्रीटमेंट के अंदर हम इंटरफेरोन्स इस्तेमाल करते हैं। फोर्स जो है वो हमारी बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। अब जैसे ही कोई टिश्यू इंजर्ड होता है तो वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, वहाँ पर स्वेलिंग शुरू हो जाती है, और ये भी एक तरह से नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। अब होता इस तरीके से है कि जो हमारी स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, जहाँ पर भी इंजरी होती है वो डायलेट कर जाती है,
वहाँ पर जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और वहाँ पर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, वहाँ पर अडीमा होना शुरू हो जाता है। और ये जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, ये केमिकल सिग्नल्स की मदद से जो है वो शुरू किया जाता है। उनमें से एक केमिकल सिग्नल जो है वो हिस्टामीन है। हिस्टामीन कौन रिलीज़ करता है? हमने वाइट ब्लड सेल्स में पढ़ा था कि बेजोफिल्स जो है वो हिस्टामीन रिलीज़ करते हैं। उसके अलावा हमने प्रीवियस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर पढ़ा था मैस्ट सेल्स, जो कि इन्फ्लेमेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं, तो वो इसी हिस्टामीन के ज़रिए इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये जो हिस्टामीन है ये वेजोडाइलेशन करवा देते हैं और साथ ही साथ कुछ जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो सारा जहाँ पर इंजरी हुई होती है, जो सारा स्वेल्ड पार्ट है जहाँ पर सोजिश वगैरह हुई होती है, वहाँ पर फैगोसाइट्स पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर माइक्रोब्स एंटर हो सकते हैं। तो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो फैगोसाइट्स और जो माइक्रोब्स हैं और कुछ हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो आपस में फ़ाइट करते हैं और उनकी फ़ाइट की वजह से वहाँ पर कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिनको हम पायरोजन कहते हैं। याद रखिएगा, जब भी हमारी बॉडी के अंदर पायरोजन्स जो है उसकी तादाद बढ़ती है तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है और उसी टेम्परेचर बढ़ाने को एक्चुअल में हम फीवर कहते हैं या पायरिक्सिया कहते हैं। तो एक्चुअल में ये जब हमें बुखार होता है तो ये बॉडी का एक मैकेनिज़्म है बॉडी के अंदर आए हुए बैक्टीरिया को किल करने के लिए। वो अलग बात है कि हम फिर मेडिसिन खाते हैं ताकि हम अपनी बॉडी की हेल्प कर सकें उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बुखार उतर जाता है। अब जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो है इम्यून रिस्पॉन्स या स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम। इसको हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम भी कह सकते हैं। इसके अंदर लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व हैं। अब जब हम लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो ये स्पेशल वाइट ब्लड सेल्स हैं जो दो तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे टी लिम्फोसाइट्स के हवाले से। टी लिम्फोसाइट्स का तरीक़ेकार ये है कि हमारी बॉडी में मौजूद है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई बाहर से कोई एंटीजन दाखिल होता है, ये उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और ख़ुद उसके साथ फाइट करने चला जाता है। मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फ़ौरन कोई मतलब कि कोई बाहर से कोई टिश्यू वगैरह ऐड हो गया है, जिस तरीके से टिश्यू ट्रांसप्लांट में होता है और बॉडी को लगता है कि जी बाहर से कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया आ गया है, तो टी लिम्फोसाइट खुद उसके ऊपर अटैक करने चले जाते हैं। जब ये खुद डायरेक्टली अटैक करते हैं तो इस तरह के रिस्पॉन्स को कहते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, कि जिसमें सेल जो है वो खुद ब खुद जाकर रिस्पॉन्स कर रहा है। ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये हमारे थाइमस ग्लैंड के अंदर मैच्योर होते हैं और इसी थाइमस के टी की वजह से इसको नाम टी लिम्फोसाइट्स कहा गया है। ठीक है, और ये जो थाइमस ग्लैंड है वहाँ पर ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो मैच्योर होते हैं, वो कम्पिटेंट बनते हैं और उसके बाद फिर ये अटैक करने के काबिल होते हैं। सेकंड जो सेल्स हैं वो है बी लिम्फोसाइट्स। उन बी लिम्फोसाइट्स का काम ये है कि बॉडी के अंदर आने वाले एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करना। ये खुद उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करते, बल्कि ये ख़ास किस्म के सेल्स बनाते हैं जिनको हम प्लाज्मा क्लोन सेल्स कहते हैं। इन प्लाज्मा क्लोन सेल्स का काम ये होता है कि ये आगे एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन शामिल हुआ तो बी लिम्फोसाइट ने उसको रिकॉग्नाइज करना है, खुद नहीं अटैक करेगा बल्कि उसको किल करने के लिए एक प्लाज्मा क्लोन सेल बनाएगा और उस प्लाज्मा क्लोन सेल की जिम्मेदारी होगी कि वो उस एंटीजन को किल करने के लिए उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो है वो तैयार करें। सेम इसी तरीके से क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाता है तो अगेन ये बी लिम्फोसाइट्स उस टॉक्सिन को रिकॉग्नाइज करेंगे, प्लाज्मा क्लोन सेल बनाएंगे और प्लाज्मा क्लोन सेल फिर उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर आगे एंटी टॉक्सिन या एंटीबॉडीज़ जो है वो बनाता है। और वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो जाकर उस टॉक्सिन के साथ, उस बैक्टीरिया के साथ, उस एंटीजन के साथ लग जाते हैं और फिर बाद में वहाँ पर जो है वो मैक्रोफेजेस आकर या मुख्तलिफ फैगोसाइट्स आकर उस पूरे सिस्टम को जो है वो या उस पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और याद रखिएगा ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये हमारे लिम्फ के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर शामिल होती हैं, क्योंकि ये लिक्विड है, फ्लूइड है, इस वजह से इसको हम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। पहले वाला जो पढ़ा था वो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जब होता है। और इसमें बेसिकली ये पोलियो और स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और मम्प्स वगैरह ये सारे एंटीबॉडीज़ के ज़रिए ही इनकी ट्रीटमेंट होती है। अब एंटीबॉडी क्या चीज़ है? एंटीबॉडी बेसिकली स्पेशल टाइप्स की जो है वो प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। हमारी बॉडी में जब भी कोई एंटीजन, जिसका दूसरा नाम इम्यूनोजन कह सकते हैं, दाखिल होता है
तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको किल करने के लिए ख़ास किस्म की प्रोटीन तैयार की जाती है, एक ख़ास किस्म का ग्लोबुलिन तैयार किया जाता है जिसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। अब एंटीबॉडीज़ और एंटीजन आपस में अटैच हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी का कम्प्लेक्स बन गया। जैसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी का कम्प्लेक्स बनता है तो इस कम्प्लेक्स से मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जिसको सेंस करते हुए वहाँ पर फैगोसाइट्स आते हैं और वो उस पूरी एंटीबॉडी और एंटीजन के कम्प्लेक्स को जो है वो किल कर देते हैं और वहाँ पर उसको ख़त्म कर देते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारे ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर सर्कुलेट करती रहती है। एक एंटीबॉडी किस तरीके की हो सकती है? स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी के अंदर बताया गया है कि इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। 2 जो हैं वो लाइट चेन होंगी और 2 जो है वो आइडेंटिकल हैवी चेन होती हैं। और ये जो चारों चेन्स हैं ये आपस में डाइसल्फाइड ब्रिजेस के ज़रिए जो है वो जुड़ी होती हैं। इसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर। आप देखें इसके अंदर जो है वो 4 चेन्स हैं, 2 आपको बड़ी हैवी चेन्स दिखाई दे रही हैं और 2 जो हैं वो आपको लाइट चेन्स जो है वो दिखाई दे रही हैं। अब चाहे वो हैवी चेन है, चाहे वो लाइट चेन है, इसको हमने 2 कलर्स के अंदर यहाँ पर बनाया हुआ है। इसका जो पर्पल कलर है, चाहे लाइट चेन का चाहे हैवी चेन का, वो रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट रीजन को, मतलब इसके अंदर अमाइनो एसिड की तरतीब में कोई फ़र्क नहीं है, ये ऐसे ही कांस्टेंट है, सेम है। जबकि जो वेरिएबल रीजन है ऊपर ग्रीन कलर का, चाहे लाइट चेन का है या हैवी चेन का है, इसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं क्योंकि वेरिएबल रीजन है। और इसी वेरिएबल रीजन के अंदर चेंजेस आने की वजह से मुख्तलिफ वैरायटी की एंटीबॉडीज़ बनती रहती हैं। यही रीज़न है कि हमारी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ बनाई जा सकती हैं, क्योंकि इस वेरिएबल रीजन के अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा और वो एक नई एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी है। मैं इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर रहा हूँ 1 मिनट के अंदर, कि इसके अंदर 4 चेन है, चारों चेन्स जो हैं वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस के ज़रिए जुड़ी हुई हैं। इसमें 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं। हैवी चेन और लाइट चेन 2-2 हिस्सों में डिवाइड की हुई हैं, कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन। कांस्टेंट रीजन का नाम ही इस वजह से है क्योंकि इसमें जो सीक्वेंस है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, जबकि वेरिएबल रीजन के अंदर चेंजेस आती रहती हैं जिसकी वजह से नई वैरायटी की एंटीबॉडीज़ तैयार होती रहती हैं। लास्ट के ऊपर हमारे पास है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो एक हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी है। याद रखिएगा, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हमेशा वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। अब वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक्चुअल के अंदर एक कल्चर होता है जिसके अंदर वीक बैक्टीरिया वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं या वीक वायरसेस वगैरह मौजूद होते हैं। अब ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसमें क्या किया जाता है कि जैसे ही वो वीक वायरसेस या वीक बैक्टीरिया या वीक माइक्रोब्स, एट्यूनेटेड जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो बॉडी के अंदर जब दाखिल किए जाते हैं या दाखिल हो जाते हैं तो बॉडी उनको देखते हुए एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। और वो एंटीबॉडीज़ किस तरीके से बनती हैं वो अभी हमने सीखा। वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं प्लाज्मा क्लोन सेल से। प्लाज्मा क्लोन सेल कौन बनाता है? वो बनाते हैं बी लिम्फोसाइट्स। तो वो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज़ फिर जो है वो मौजूद रहती है और एक पर्सन जो है वो उसके इम्यून हो जाता है। अब 2 तरह की एक्टिव इम्यूनिटी हो सकती है, एक है आर्टिफिशियल, एक है नेचुरल। फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन के अंदर जब हमें पोलियो की वैक्सीन लगाई गई, उस पोलियो की वैक्सीन में क्या था? उस पोलियो की वैक्सीन के अंदर वीक पोलियो वायरस की प्रोटीन्स थी। वो जैसे ही वीक पोलियो वायरस की जो प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में गई, तो हमारी बॉडी के अंदर जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज़ किया, उसके लिए प्लाज्मा क्लोन सेल बनाए और उससे फिर एंटीबॉडीज़ बनाई जिसने उन वीक वायरसेस को या वीक प्रोटीन्स को किल कर दिया। आज तक वो प्लाज्मा क्लोन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं और जैसे ही कहीं से भी हमारे अंदर अगर पोलियो वायरस जाएगा तो हमारे अंदर जो प्लाज्मा क्लोन सेल्स हैं वो उसी वक्त वो वाली एंटीबॉडीज़ बनाकर उसको किल कर देंगे। तो ये क्योंकि हमने खुद आर्टिफिशियल तौर पर वैक्सीन लगाई थी खुद को या लगवाई थी, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, ये बड़ी देर तक चलती है। नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन में किसी को खसरा जो है वो हो जाता है, ठीक है। अब खसरा जब हो गया तो क्या उसने ये खुद खसरा करवाया? नहीं, कहीं से जो था
उसके जो एजेंट था मीज़ल्स का वो बॉडी के अंदर दाखिल हो गया। अब खसरे के बारे में आपने सुना होगा कि जब ये एक दफ़ा हो जाए तो फिर दोबारा नहीं होता। उसकी मेन रीज़न ये है कि जब वो एक दफ़ा आ गया बॉडी के अंदर तो बॉडी ने उसको फ़ाइट किया। फ़ाइट करते करते क्या हुआ, उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाई। अब वो एंटीबॉडीज़ या प्लाज्मा क्लोन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर आज भी मौजूद हैं। वो जब एक दफ़ा हो गया तो बस ठीक है। अब जब कभी भी हमारी बॉडी के अंदर मीज़ल्स का वो कॉजेटिव एजेंट दाखिल होता है तो हमारी बॉडी में पहले से जो प्लाज्मा क्लोन सेल्स हैं वो उसके ख़िलाफ़ काम करना शुरू करते हैं और उसको डिज़ीज़ करने ही नहीं देते। तो मतलब कि हम इम्यून हो चुके हुए हैं। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप जो वैक्सीन वगैरह लगवाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई सांप काट लेता किसी पर्सन को, अब उसकी बॉडी के अंदर वैनम जहर चला गया, या कोई रेबीज़ डॉग जो है, रेबिड डॉग जिसको पागल कुत्ता कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर वायरस होता है तो वो काट लेता है। तो क्या हम वेट करेंगे अपनी बॉडी के अंदर कि नहीं अभी जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो इसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, प्लाज्मा क्लोन सेल्स बनेंगे और वो एंटीबॉडीज़ बनाकर हमें बचा लेंगे? नहीं, आप ऐसा वेट नहीं करेंगे। उसकी मेन रीज़न ये है क्योंकि अगर आप वेट करेंगे तो उतनी देर तक वायरस अटैक कर चुका होगा, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग वायरस है। तो फिर इसके लिए आप क्या करते हैं, आप अपनी बॉडी के अंदर फटाफट एंटी सीरम इंजेक्ट करवाते हैं। अब एंटी सीरम क्या है? ऐसा सीरम जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब क्योंकि इसमें आप एंटीबॉडीज़ बाहर से ले रहे हैं तो इस इम्यूनिटी को आप पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ आपने अपनी बॉडी के अंदर दाखिल करवाई हैं वो फटाफट उन एंटीजन्स को जाकर पकड़ेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनेगा और जो मैक्रोफेजेस हैं और जो मुख्तलिफ फैगोसाइटिक सेल्स हैं वो आकर उसको किल कर देंगे और पूरा जो अफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है और फटाफट इमीडिएट होती है, क्योंकि अगर आपको एक दफ़ा सांप ने काटा तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब पूरी उम्र सांप काटेगा तो आपको कुछ नहीं होगा, नहीं। क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद थी वो बाहर से दाखिल करवाई हैं, उनके प्लाज्मा क्लोन सेल्स आपकी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में फ़र्क है। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लाजमी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या क्लास के अंदर भी इसकी डिस्कशन हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफ़िज़।